राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हुडला सम्मेलन। ये हुडला सम्मेलन राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे काफ़ी हद तक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है। इस वीडियो लेक्चर में हम इसको शुरू से एंड तक देखने का कोशिश करेंगे कि इससे पहले के ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण हुडला सम्मेलन आयोजन किया गया, हुडला सम्मेलन आयोजित हुआ के बाद की परिस्थितियाँ क्या रही। तो मैं आपका दोस्त राकेश गोचर, आइए शुरू करते हैं। तो हुडला सम्मेलन, अब ये हुडला सम्मेलन क्या था, पहले मुख्य रूप से हम उसे जान लेते हैं। बात है सन 1729 के बाद की। 1729 के बाद राजपूताने की अलग अलग रियासतों में जो मराठों का जो प्रभाव था वो लगातार रूप से बढ़ता चला गया और इसी मराठों के राजपूताने में बढ़ते हुए प्रभाव से तंग आकर जो तात्कालिक जो जयपुर नरेश थे या फिर आमेर के जो शासक थे, कौन, सवाई जय सिंह, इन्होंने एक आवश्यकता महसूस की। क्या आवश्यकता महसूस की? क्यों ना हम अलग अलग संघर्ष करने की जगह संपूर्ण राजपूताने की रियासतों को एक साथ लाया जाए किसी मंच पर और मराठों के खिलाफ एक सशक्त एकजुट होकर सैन्य अभियान चलाया जाए। और इसी योजना को जो सवाई जय सिंह थे उन्होंने उस समय के मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के आगे इस योजना को रखा कि संपूर्ण राजपूताने के शासकों को आमंत्रित किया जाए, एक सम्मेलन का आयोजन किया जाए और उस सम्मेलन में मराठों के खिलाफ राजपूताने की क्या भावी नीति होनी चाहिए उसे तय किया जाए। इसी के तहत महाराणा संग्राम सिंह द्वारा 17 जुलाई 1734 को जो हुडला, जो वर्तमान भीलवाड़ा में आता है, वहाँ पे एक आयोजन की तिथि तय की जाती है, जिसके तहत राजपूताने की समस्त रियासतों को क्या बोला जाता है, आमंत्रण पत्र भेजा जाता है और इस सम्मेलन को ही हम हुडला सम्मेलन के नाम से जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये सम्मेलन आयोजित होता, महाराणा संग्राम सिंह का स्वर्गवास हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। तो जब ये आयोजन हुआ, कब? 17 जुलाई 1734 को, 17 जुलाई 1734 को। तो उसमें इसकी अध्यक्षता जो मेवाड़ के अगले महाराणा हुए, अर्थात संग्राम सिंह द्वितीय के पुत्र जगत सिंह सेकंड, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। तो ये वो फैक्ट थे। क्या फैक्ट? पहला फैक्ट तो कि ये जो हुडला सम्मेलन था, उस हुडला सम्मेलन का प्रस्ताव किसने दिया या उसकी योजना किसकी थी? सवाई जय सिंह की। और ये आयोजन किसने किया? ये आयोजन किया महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने। और तीसरा क्वेश्चन, इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की जगत सिंह सेकंड ने। तो ये 3 प्रश्न बनते हैं। ये प्रस्ताव किसने दिया था? सवाई जय सिंह ने। आयोजन किसने किया था? महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने। लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, तो जो आयोजन हुआ उस आयोजन की अध्यक्षता किसने की? महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। और इस आयोजन में क्या तय हुआ? इस आयोजन में राजपूताना की कई सारी रियासतों के शासक आए और आपस में गुफ्तगू या मंत्रणा करके एक अहमद पत्र या फिर मांग पत्र तैयार किया गया, जिसमें यह तय हुआ कि किस प्रकार से राजपूताना मराठों का एकजुट होकर विरोध करेगा। तो इसके तहत इन्होंने निर्धारित किया कि जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी, देखो आयोजन कब हुआ? ये हुआ है जुलाई में। तो जुलाई में तो बारिश चलती रहती है। तो जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी, समस्त राजपूताने के जितने भी नरेश हैं वो अपनी अपनी सेनाएं लेकर जो रामपुरा अगूचा नामक स्थान है, वर्तमान भीलवाड़ा में ही आता है, वहाँ पर एकत्रित होंगे और वहाँ एकत्रित होने के पश्चात अपनी अपनी सेनाएं लेकर एकजुट सैन्य अभियान छेड़ेंगे। किसके खिलाफ? जो मराठा हैं उनके खिलाफ। और यदि आवश्यकता पड़ी तो उस समय के जो मुगल बादशाह थे, मोहम्मद शाह, उनसे भी सहयोग ली जाएगी। इसके अतिरिक्त इस जो अहमदनामा था या समझौता पत्र था, इसमें एक बात और तय की गई थी कि राजपूताने की जितनी भी रियासतें हैं वो हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ रहेगी, अर्थात सुख और दुख में दोनों सब परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देगी। अर्थात एक के दुश्मन को या एक के विरोधी या शत्रु को कोई दूसरी रियासत शरण नहीं देगी। मतलब इसका सीधा तात्पर्य यह था कि भाई ऐसा ना हो कि 2 बंदरों की लड़ाई में तीसरी बिल्ली फ़ायदा उठा ले जाए। तो हमें एक दूसरे के शत्रुओं को भी शरण नहीं देनी है। तो बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन आगे जब समय सीमा पे आगे चलेंगे तो ऐसा हुआ नहीं। इसका कारण क्या था कि भाई राजपूताने की जितनी भी रियासतें थी, उनके जो पृथक राजा या नरेश थे, उनकी स्वयं की महत्वाकांक्षाएं काफ़ी ज़्यादा हावी थी या फिर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे। महत्वाकांक्षी मतलब उनका जो अपना घमंड कह दें या फिर वो कोई भी किसी दूसरे के ध्वज के तले युद्ध नहीं लड़ना चाहता था। अर्थात वो स्वयं एक दूसरे को, किसी दूसरे से कोई स्वयं को कम नहीं आंकता था। भाई जैसे मैं कोटा का हूँ
तो मैं कोटा का नरेश सोचूंगा कि मैं बूंदी वाले के अंडर में रह के क्यों काम करूं, बूंदी वाला सोचेगा कि मैं झालावाड़ वाले के अंडर में क्यों काम करूं। तो इन्हीं व्यक्तिगत कारणों के चलते ये जो हुड़ला सम्मेलन था ये अपने जो उद्देश्य था उसमें सफल ना हो सका और ये असफल रहा। तो ये तो हमने देख लिया कि हुड़ला सम्मेलन की मुख्य पृष्ठभूमि क्या रही, कि हुड़ला सम्मेलन क्या था, कब आयोजित हुआ, किसने प्रस्ताव दिया, तय किसने किया, आयोजन किसने किया, अध्यक्षता किसने की। और लेकिन हुड़ला सम्मेलन में जो प्रस्ताव दिया था सवाई जय सिंह ने, तो ये हुड़ला सम्मेलन का प्रस्ताव सवाई जय सिंह के द्वारा ही क्यों लाया गया। भाई राजपूताने में तो कई सारे शासक थे, किसी के भी द्वारा लाया जा सकता था। तो इसके लिए हम एक बार जो ये सवाई जय सिंह है इनके इतिहास को देखते हैं। तो बात है थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास में, 1707 से एक बार के लिए फटाफट शुरू करते हैं। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद फटाफट क्या हो जाता है, मुगल बादशाह बदल जाते हैं मतलब मात्र 12 वर्षों में ही 5 मुगल बादशाह बदल जाते हैं। तो हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि दिल्ली के तख्त पर कोई स्थायी शासन नहीं आ पाया। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ रहा है, या मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत मान सकते हैं हम इसे। और इसी समय दक्षिण में जो मराठे थे वो समय के साथ शक्तिशाली होते जा रहे थे और क्या कर रहे थे, वो मुगल साम्राज्य का विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे वहाँ पर। तो उसी के तहत जो पहली बार सन 1713 में, कब पहली बार 1713 में जब मुगल बादशाह था फर्रुखशियर, उस समय पहली बार सवाई जय सिंह को क्या है, मालवा की सूबेदारी दी जाती है। तो मालवा का सूबेदार बनाया जाता है, मालवा सूबेदार कौन, सवाई जय सिंह को। और इन्हें भेजा जाता है मालवा कि आप मालवा जाइए और वो जो मराठे हैं जो विद्रोह कर रहे हैं उनका दमन कीजिए। तो ये जाते हैं और इस समय ये बहुत बढ़िया रूप से मराठों का प्रतिकार करते हैं और उन्हें हरा देते हैं। इस समय इनके साथ होते हैं जो बूंदी के शासक होते हैं बुद्ध सिंह। ये इनका नाम मैं जानबूझ के जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि इनकी भी भूमिका आएगी अभी आगे। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे। इसी के साथ साथ अब ये बुद्ध सिंह से ये परिचित हैं, कौन, हमारे जो सवाई जय सिंह है, क्योंकि ये इनके साथ कई सारे अन्य मुगल पड़ाव में भी ये इनके साथ थे। तो इन्हीं बुद्ध सिंह, ये बूंदी के राजा हैं, तो इन बुद्ध सिंह से सवाई जय सिंह क्या करते हैं, अपनी बहन का विवाह कर देते हैं। तो आइए चलते हैं। तो बूंदी के राजा बुद्ध सिंह हाड़ा से सवाई जय सिंह अपनी जो बहन होती है अमर कंवरी या अमरी कंवर, इससे क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। सिर्फ इतना सा कारण ये था इनका। सवाई जय सिंह जी को इतिहासकार चाणक्य राजा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि राजपूताने की जितनी भी रियासतें हैं उनमें से अधिक रियासतों में जयपुर रियासत का प्रभाव रहे। वही प्रभाव बनाए रखने के लिए ये उनसे किसी भी प्रकार से संबंध बनाया करते थे। तो उसी के तहत इन्होंने क्या किया कि भाई जो बूंदी का राजा है मैं अपनी बहन का विवाह कर दूँ, मतलब बूंदी के राजा को अपना दामाद बना ले, जवाई बना ले, जीजा बना ले किसी भी तरीके से। तो अपना प्रभाव बनाने के लिए इन्होंने पहले तो क्या किया कि बुद्ध सिंह से अपनी बहन अमरी कंवर का विवाह कर दिया। लेकिन जब समय व्यतीत होता गया तो बुद्ध सिंह के कोई संतान नहीं हुई। फलस्वरूप बूंदी के राजा बुद्ध सिंह ने जो करवार के जागीरदार थे, कौन, सालिम सिंह हाड़ा, उनके पुत्र दलेर सिंह को क्या ले लिया, इन्होंने गोद ले लिया। और गोद न केवल गोद लिया बल्कि इसे बूंदी का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया, क्योंकि ये वृद्ध होने चले गए थे, बुद्ध सिंह जी का बुढ़ापा आ रहा था और अब इनके कोई पुत्र नहीं हो रहा था। तो इन्होंने क्या कर दिया, बूंदी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, किसको, दलेर सिंह को। अब सवाई जय सिंह ने सोचा कि भाई बूंदी के राजा अब बुद्ध सिंह नहीं रहेंगे, तो उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। तो फिर से बूंदी रियासत में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए जो बूंदी का भावी राजा होगा दलेर सिंह, इन्होंने किसने, सवाई जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कंवर का विवाह किससे कर दिया, बुद्ध सिंह के जो दत्तक पुत्र थे दलेर सिंह से कर दिया। अर्थात कि भाई मेरा प्रभाव बूंदी रियासत पे बना रहे तो बूंदी के अगले राजा से भी मैं अपना गठजोड़ बरकरार रखूं। इसी के तहत इन्होंने ये विवाह कर दिया अपनी पुत्री कृष्णा कंवर का। लेकिन मतलब स्वयं का पुत्र उत्पन्न हो गया जिसका नाम रखा उमेद सिंह। अब जब स्वयं का पुत्र उत्पन्न हो गया तो कोई भी राजा चाहेगा कि भाई मैं किसी दूसरे के स्थान पर अपने ही पुत्र को उत्तराधिकारी क्यों ना बनाऊं। तो अपने पुत्र उमेद सिंह को उत्तराधिकारी बनाने के लिए जब इन्होंने प्रयास किए तो तात्कालिक जो सवाई जय सिंह थे जयपुर के राजा, उन्होंने इसका विरोध किया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उमेद सिंह को राजा बनने नहीं दिया। अर्थात
जो बूंदी का राजा होगा वो दलेल सिंह ही होगा। अब सवाई जय सिंह की विपदा आप समझ सकते हो कि भाई उन्हें तो दलेल सिंह का साथ देना ही है, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया, उसको जवाई जी बना लिया, तो इन्होंने दलेल जी का समर्थन किया। तो जो तात्कालिक बूंदी की रानी थी अर्थात बुद्ध सिंह की पत्नी अमरी कंवर, उस अमरी कंवर ने जो मराठा सरदार थे उस समय राव होलकर, उनको राखी भेजी और उनसे सहायता मांगी। उस समय मराठा क्या किया करते थे, मराठा पैसों के बदले अपनी सैन्य सहायता उपलब्ध कराया करते थे। तो मराठों ने क्या किया, बूंदी की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया, अर्थात मराठा आए, अपनी सेना लेकर आए और अपनी सेना लेकर उन्होंने क्या किया, दलेल सिंह को गद्दी से हटाया और उनके स्थान पर उमेद सिंह को बूंदी का अगला शासक बना दिया। तो अब बूंदी का शासक कौन बन चुका है, उमेद सिंह, दलेल सिंह के स्थान पर। और न केवल दलेल सिंह को अपना शासक बनाया, जो दलेल सिंह के पिता थे सालिम सिंह हाड़ा, ये उन्हें भी बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। कौन, मराठा सैनिक। अब देखो ये सालिम सिंह हाड़ा है, ये सवाई जय सिंह के क्या लगे, ये सवाई जय सिंह के लगे ब्याई जी। अब ये ब्याई जी को कोई पकड़ के ले गया तो उसकी सहायता तो ब्याई जी को करनी है, समधी को तो करनी है। तो मराठों से इन सालिम सिंह जी हाड़ा को छुड़ाने के लिए सवाई जय सिंह को 2 लाख की रकम देनी पड़ी। अब मराठे चले गए, 2 लाख की रकम देकर सालिम सिंह हाड़ा को सवाई जय सिंह छुड़ा कर भी ले आते हैं। और मराठों के जाने के बाद फिर से सैन्य बल पर सवाई जय सिंह के द्वारा दलेल सिंह को फिर से क्या बना दिया जाता है, बूंदी का शासक बना दिया जाता है उमेद सिंह के स्थान पर। तो ये जो बूंदी की राजनीति में सवाई जय सिंह ने हस्तक्षेप किया, उसी के कारण अमरी कंवर ने क्या किया था, अमरी कंवर ने मराठों को आमंत्रण भेजा था। एक तरीके से ये वाली जो घटना थी ना कि बूंदी में मराठों का प्रवेश, पहली बार राजस्थान की किस रियासत में हुआ मराठों का प्रवेश, बूंदी रियासत में हुआ था। तो एक तरीके से ये मराठों को खुला निमंत्रण पत्र था राजपुताना में प्रवेश के लिए, और वही बाद में हुआ भी सही। इस समय पहली घटना थी जब मराठे प्रवेश करने आए, लेकिन उसके बाद ये प्रभाव लगातार बढ़ता चला गया। तो अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि पहली बार राजपुताने की किस रियासत के अंदर मराठों ने हस्तक्षेप किया, तो वो कौन सी रियासत थी, वो थी बूंदी रियासत। और बूंदी रियासत में क्यों करना पड़ा, क्योंकि सवाई जय सिंह ने बूंदी रियासत में अपना हस्तक्षेप किया था। क्या हस्तक्षेप किया था, ये अपने पुत्र उमेद सिंह को बनाने दे रहे थे, लेकिन इन्होंने बनने नहीं दिया, दलेल सिंह को बने ही रहने दिया। तो वह होता है। खैर कुछ भी हो, पहले दलेल सिंह को दत्तक पुत्र लेकर बना दिया, फिर उमेद सिंह को बनाया मराठों की सहायता से, फिर उमेद सिंह को हटाकर फिर सवाई जय सिंह ने दलेल सिंह को बना दिया। तो बूंदी का शासक अभी भी दलेल सिंह ही है। अब फिर से थोड़ा आगे चलते हैं। अब दलेल सिंह को इस प्रकार बना देते हैं। अब यहाँ पर दलेल सिंह को बना दिया। अब समय के साथ साथ क्या होता जा रहा है, मराठों का जो प्रभाव है राजपुताने की अन्य रियासतों में भी पड़ रहा है। अब जैसा कि हमने बात किया था कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु, और मृत्यु के बाद लगातार बहुत सारे बादशाह बदले। तो 1713 में पहली बार मालवा की सूबेदारी मिली सवाई जय सिंह को, जिसने इन्होंने मराठों का प्रतिकार किया। और 1729 में क्या हुआ, जैसा कि अभी हमने देखा, बूंदी में मराठों का प्रवेश, मैं मराठों का हस्तक्षेप लिख देता हूं, मैं हस्तक्षेप हुआ। इसके बाद फिर से जो दक्षिण की ओर थी मराठों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, तो उस मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, मराठों को उत्तर भारत में बढ़ने से रोकने के लिए उस समय का जो मुगल बादशाह था, कौन, मोहम्मद शाह, उन्होंने 1729 में फिर से दूसरी बार सवाई जय सिंह को मालवा का सूबेदार बनाकर भेजा। अब इस समय जब मालवा के सूबेदार बनाकर सवाई जय सिंह यहाँ पर पहुँचते हैं, तो ये मराठों की सैन्य शक्ति को देखकर इस बात में समझ रखते हैं कि भाई अब मराठों से संघर्ष करने में समझदारी नहीं है, अब मराठे काफ़ी सशक्त हो चुके हैं। ये 1729-13 की बात अलग थी, अब ये 1729 की बात अलग है। अब मराठों की सैन्य स्थिति को देखकर इस समय 1729 में सवाई जय सिंह उस समय के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि आप मराठों से संघर्ष के स्थान पर संधि कर लीजिए, और न केवल संधि कर लीजिए बल्कि जो 10 लाख तक की वार्षिक आय के जो परगने हैं वो भी इन्हें दे दीजिए। परंतु मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है। तो सवाई जय सिंह भी क्या करते हैं, यहाँ से लौटकर चले आते हैं। तो अब देखो धीरे धीरे हम देखते जा रहे हैं कि ये जो सवाई जय सिंह है ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं मराठों से,
और इसके साथ साथ सिर्फ इनका संघर्ष नहीं हो रहा, इस समय मराठों के द्वारा राजपूताना की अन्य रियासतों में भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हस्तक्षेप किया जा रहा है, अर्थात उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच फिर से 1732 के समय की बात है, तीसरी बार मालवा का सूबेदार बनाया जाता है सवाई जयसिंह को, फिर से किसके द्वारा? मोहम्मद शाह के द्वारा, और मराठों के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजा जाता है। लेकिन इस सैन्य अभियान में क्यों सवाई जयसिंह पराजित होते हैं, मतलब पहले तो जीते, फिर उन्होंने बोला कि साहब इनका सैन्य बल बहुत तगड़ा है, आप इनसे लड़ाई की जगह संधि कर लो, नहीं मानते तो चलो बिना लड़ाई या बड़ा किसी सैन्य संघर्ष के ये लौट आते हैं। और 1732 में फिर भेजा गया तो अब की बार ये हारे, तो ये पराजित होते हैं। और न केवल सवाई जयसिंह पराजित होते हैं, बल्कि सवाई जयसिंह द्वारा मराठों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें 6 लाख की रकम भी देनी पड़ती है। तो अब आप देखते जा रहे हैं कि धीरे धीरे मराठों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसी प्रकार राजपूताने में बढ़ते प्रभाव को लेकर उस भविष्य की चिंता से ग्रसित होकर कि भाई ये आज आप पर अगर कोई विपदा आ रही है, बूंदी पे आई है, किसी और शासक पे आई, तो कल को जयपुर पर भी आएगी, हम सभी पर आएगी। तो ये एक मन में विचार लाते हैं कि क्यों ना संपूर्ण राजपूताना के शासकों को एकजुट किया जाए और मराठों के खिलाफ एक सशक्त सैन्य अभियान चलाया जाए। और यही प्रस्ताव उनके द्वारा रखा जाता है, जो उस समय के मेवाड़ के महाराणा होते हैं संग्राम सिंह, उनके सामने। और मेवाड़ के जो महाराणा संग्राम सिंह होते हैं फिर एक तिथि निर्धारित करते हैं, क्या? 17 जुलाई 1734 के इस दिन संपूर्ण राजपूताना के जो भी शासक हैं वो इस तारीख को कहाँ पर आए? हुड़ला पे आए, और हुड़ला में ये सम्मेलन आयोजित होगा। मतलब मराठों के खिलाफ राजपूताने को क्या भावी नीति रखनी है यह तय किया जाएगा। इससे पहले कि ये सब कुछ होगा, महाराणा जो संग्राम सिंह सेकंड होते हैं उनका निधन हो जाता है, और उनके निधन के बाद जो इसकी अध्यक्षता की जाती है वो उनके पुत्र जगत सिंह सेकंड के द्वारा की जाती है। किंतु जैसा कि मैं बात कर चुका हूँ, सम्मेलन जो राजपूताने के शासक होते हैं उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाओं के चलते क्या हो पाता है? सम्मेलन असफल हो जाता है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाता है। ये बात हम देख चुके हैं, हुड़ला सम्मेलन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहा। अब ये हुड़ला सम्मेलन जब हुआ है, अध्यक्षता कौन कर रहा है? अध्यक्षता कर रहा है जगत सिंह सेकंड। तो जगत सिंह के सेकंड के समय पर ही सर्वप्रथम मराठों ने मेवाड़ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, और न केवल हस्तक्षेप किया बल्कि मेवाड़ से चौथ वसूली भी की। चौथ क्या होता है? चौथाई। जितना भी आपका सालाना राजस्व होता है उसका 1/4 हिस्सा उनसे वसूला गया। तो कई बार जब आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब भी कि भाई मराठों का मेवाड़ में सबसे पहले हस्तक्षेप किसके समय पे हुआ था? तो किन के समय पे हुआ था? महाराणा जगत सिंह सेकंड के समय पर। अब राजपूताने में कौन कौन से शासक थे जो सम्मिलित हुए थे हुड़ला सम्मेलन में? उनमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जयपुर से जो आए थे वो थे सवाई जय सिंह। ये हम देख ही रहे हैं क्योंकि प्रस्ताव ही इनका था। अब उसके अतिरिक्त कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका? मेवाड़ में। मेवाड़ में आयोजन करता तो कौन थे? जिन्होंने प्लानिंग पहले तय करी थी वो थे संग्राम सिंह सेकंड, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कौन दूसरा शासक था जो इसमें उपस्थित था? वो थे महाराणा जगत सिंह सेकंड, जो इसके अध्यक्ष भी थे, अध्यक्षता की थी। कैसे अध्यक्ष थे? मनोनीत अध्यक्ष थे। ठीक है। इसके अलावा एक नाम जो अभी बड़ी चर्चाओं में रहा, बूंदी के शासक कौन? दलेल सिंह। भाई इसी के कारण तो सब युद्ध हुए। दलेल सिंह कौन था? ये जवाई था किनका? सवाई जय सिंह जी का। तो दलेल सिंह ये भी शामिल हुए हुड़ला सम्मेलन में। उसके अतिरिक्त बीकानेर से जोरावर सिंह। इसके अतिरिक्त उस समय नागौर से बख्त सिंह। इसके अतिरिक्त करौली से गोपाल सिंह, और कोटा से दुर्जन साल। जोधपुर जो रियासत थी उस समय वहाँ के शासक कौन थे? अभय सिंह। तो ये प्रमुख शासक थे जो उस समय हुड़ला सम्मेलन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने भाग लिया था। ये याद रहना ही चाहिए आपको। हुड़ला सम्मेलन तो साहब असफल हो चुका है। अब हुड़ला सम्मेलन के असफल होने के बाद भी
थोड़ी सी इसकी कहानी क्या रहती है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि मैं आपसे कई बार कहता हूँ इतिहास की घटनाओं को आप एक दूसरे से या उससे आगे की घटना क्या रही थी और उसके बाद की घटना क्या हुई उनसे लिंक करके अगर पढ़ेंगे तो आपको स्थायी रूप से इतिहास याद रहेगा, अन्यथा फिर से ये रटने का विषय बन जाएगा। तो हुड़ला सम्मेलन असफल हो गया, अर्थात मराठों के खिलाफ कोई राजपूताना बड़ा सैन्य अभियान नहीं चला पाया। तो क्या होता है, इनके द्वारा मराठा के जो राजपूताने के जो शासक होते हैं उनके द्वारा जो मोहम्मद शाह होता है उसके सामने एक प्रस्ताव रखा जाता है। क्या प्रस्ताव रखा जाता है कि आप एक बड़ी सेना भेजिए और इस सेना में हम भी आपका सहयोग करेंगे मराठों के विरुद्ध। तो मीर बख्शी खां दुरानी, मैं नाम लिख देता हूँ, मीर बख्शी खां दुरानी, मीर बख्शी खां दुरानी के नेतृत्व में मोहम्मद शाह एक बड़ी मुग़ल सेना भेजता है और ये सेना मराठों के खिलाफ जब मालवा की ओर पड़ाव डालने के लिए आगे बढ़ रही थी, उसी समय जब ये राजपूताने से होकर गुजर रही है तो सवाई जयसिंह जयपुर से जो थे और इनके साथ साथ राजपूताने के अन्य शासक, राजपूताने की अन्य रियासतों के शासक अपनी अपनी सेना लेकर इनके साथ हो जाते हैं। तो ये क्या हो गई, ये एक हो गई संयुक्त विशाल सेना हो गई। तो ये संयुक्त विशाल सेना आगे बढ़ती है किधर की ओर, मालवा की ओर या मांडू की ओर, किसके खिलाफ, मराठों के विरुद्ध। ध्यान रखना ये बात हो रही है हुड़ला सम्मेलन के बाद की, ठीक है। तो हुड़ला सम्मेलन के बाद ये आगे बढ़ते हैं और ये सेना जब आगे बढ़ती रामपुरा के आसपास पहुंचती है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, ये सेना जब रामपुरा पहुंचती है, रामपुरा जो वर्तमान मध्य प्रदेश में आता है, तो रामपुरा के आसपास इस सेना को जो मराठा सरदार था, कौन, मल्हार राव होलकर, उसके द्वारा इस सेना को संयुक्त रूप से चारों ओर से घेर लिया जाता है। और न केवल इस समय पे इन्हें घेरा जाता है, इसी समय पे मराठों के द्वारा कोटा, बूंदी, जयपुर व राजपूतानी की अन्य रियासतों में छापेमारी की जाती है, वहाँ से धन लूटा जाता है और इनको इस तरीके से विवश कर दिया जाता है चारों तरफ से घेर कर, किसको, मीर बख्शी खां को और सवाई जय सिंह को, कि इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता, इनको किसी भी प्रकार की रसद वगैरह की सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती। तो अंततः विवश होकर सवाई जय सिंह और मीर बख्शी खां को 22 लाख रुपए की रकम देनी पड़ती है। कितने की, 22 लाख की रकम देनी पड़ती है और तब जाकर ये मुक्त हो पाते हैं मराठा। तो ये बाद की घटना थी, लेकिन मुख्य रूप से हमारा अगर हुड़ला सम्मेलन पे आए तो हुड़ला सम्मेलन यही है जो आपको आपके स्क्रीन पर आपको जो नज़र आ रहा है कि राजपूताने में मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सवाई जय सिंह ने एक प्रस्ताव रखा था महाराणा संग्राम सिंह के आके, कि संपूर्ण राजपूताने के सभी शासकों को एकजुट किया जाए और मराठों के खिलाफ एक संयुक्त सशक्त सैन्य अभियान चलाया जाए, जिसके तहत महाराणा संग्राम सिंह ने एक तिथि तय की गई थी कि 17 जुलाई 1734 को हुड़ला में सभी राजपूताना के जितने भी रियासतों के शासक हैं वो एकत्रित हों। यही हुड़ला सम्मेलन कहलाया। लेकिन इसके आयोजन से पूर्व ही महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जो अगले महाराणा हुए, उनके पुत्र महाराणा जगत सिंह सेकेंड, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की और उसमें एक समझौता पत्र तैयार किया गया, जिसके अनुसार वर्षा ऋतु के बाद में रामपुरा अगुचा में समस्त राजपूताना के सैनिक अपनी सेनाओं के साथ एकत्रित होंगे और वहीं से संयुक्त सैन्य अभियान की शुरुआत की जाएगी। लेकिन राजपूताना के जो शासक थे उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते हुड़ला सम्मेलन अपने प्रयासों में विफल रहा। इतिहास में केवल 2 ही घटनाएं ऐसी हुई है जब संपूर्ण राजपूताना एक साथ एकजुट हुआ हो। पहली घटना तो हुई थी महाराणा संग्राम सिंह के सेकंड, जो संग्राम सिंह थे, ये महाराणा संग्राम सिंह वही है जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। इसके समय पर कब, जब ये खानवा का युद्ध हुआ था, जब खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, तो खानवा के युद्ध पे जाने से पहले इन्होंने पर्णपाती परंपरा को जीवित किया था, जिसके तहत संपूर्ण राजपूताना से कई अलग अलग रियासतों से कई सारे शासक किसके साथ आए थे लड़ने, महाराणा संग्राम सिंह के साथ आए थे। किसके खिलाफ, बाबर के खिलाफ।
बाबर के खिलाफ। तो ये पहली बार हुआ था कि जब राजपूताना एकजुट हुआ हो किसी के, तो तब भी संग्राम सिंह थे। और दूसरी बार ये कब हुआ? दूसरी बार ये हुआ महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय पर। कब हुआ? हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734। ठीक है, हालांकि वो एक अलग बात है कि ये आयोजन होने से पूर्व इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन राजपूताना एकजुट कब हुआ? 2 ही बार हुआ, और दोनों बार वो योजना किसकी थी? संग्राम सिंह की। एक बार संग्राम सिंह फर्स्ट है, एक बार संग्राम सिंह सेकंड है। तो ये याद रह जाएगा। इस 2 के अलावा कोई तीसरी ऐसी घटना देखने को मिलती नहीं है जब संपूर्ण राजपूताना के शासकों एकजुट होने का प्रयास किया हो किसी बाह्य आक्रांता के खिलाफ लड़ने के लिए। तो अब इसी के साथ मैं आपका मित्र राकेश गोचर आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।